मेरी रैंक तो बहुत कम है, मुझे अच्छी ब्रांच कैसे मिलेगी? 20,000 रैंक के बाद तो क्लिनिकल ब्रांच भूल ही जाओ। वापस ड्रॉप लेके नीट पीजी की प्रिपरेशन करूं या काउंसलिंग में पार्ट लूं? जो ये न्यू ब्रांचेस आई है इनके बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं, तो मैं ऐसे कैसे ले लूं? अच्छी रैंक ही नहीं है तो अच्छा कॉलेज कैसे मिलेगा? ना 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 ना, नॉन क्लिनिकल ब्रांच तो लेनी ही नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस कहाँ है? मुझसे तो और पढ़ाई नहीं होगी, मुझे तो अब जिंदगी जीनी है, बस कोई भी ब्रांच दिला दो। क्या यही सब सवाल इन दिनों आपके दिमाग में घूम रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। Hello everyone, I'm your host Dr. Shivam Sharma from SMS Medical College and Hospital, Jaipur, and welcome to Medically Unscripted. I know नीट पीजी काउंसलिंग अब स्टार्ट होने वाली है और आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। ये सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा, जिससे आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो सके। तो मैं सभी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स की बात करूंगा। सबसे पहले मैं उनकी बात करूंगा जो अभी फ्रेशर हैं, जिनकी रैंक कम आई है, जिन्होंने बस अभी इंटर्नशिप के बाद ही एग्जाम दिया है और जो चाहते हैं अच्छी ब्रांच लेना, अच्छी रैंक लाना। अगर आपकी रैंक 30,000 से कम है और आप फ्रेशर हैं तो आपको ड्रॉप के बारे में सोचना चाहिए। आपको अच्छे से वापस पढ़ाई करनी चाहिए, वापस तैयारी करनी चाहिए और नीट पीजी एग्जाम 2026 की प्रिपरेशन करनी चाहिए। पर फिर भी इसी साल अगर आपको कोई ब्रांच चाहिए ही तो आप ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फ्रॉम 0 to 5,000 रैंक। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको अपना ड्रीम ब्रांच मिल जाएगा। कॉलेज से हो सकता है थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, पर ड्रीम ब्रांच आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, एमडी और एमएस। इवन अच्छे कॉलेज में डीएनबी भी आपको मिल सकता है। 5,000 to 10,000 रैंक वाले बच्चों को अपना ड्रीम ब्रांच मिल जाएगा, पर आपको कॉलेज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है और कुछ जगह आपको ब्रांच से भी करना पड़ सकता है। जैसे अगर आपको जनरल मेडिसिन ही लेनी है तो आपको डीएनबी में अच्छा कॉलेज मिल सकता है। यू कैन ऑल्सो गेट ए गुड कॉलेज ऑफ डीएनबी इन पीडियाट्रिक्स। अब हम बात करते हैं 11,000 to 30,000 वाले बच्चों की। वैसे मैंने जो ये मेन वीडियो बनाई है वो बनाई है बिलो 20,000 रैंक वालों की, 20,000 to 1 लाख रैंक वालों की, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि सच में कुछ मिल पाएगा भी या नहीं, हम काउंसलिंग में पार्ट लें या नहीं। तो उनके लिए मेनली वीडियो उनके लिए है। बट मैं सभी रैंकर्स की बात करते हुए आगे बढ़ूंगा। अब हम बात करते हैं 11,000 20,000 रैंक वाले बच्चों की। ये वो बच्चे हैं जिनको जो मेन स्ट्रीम में जो हाई रैंक वाली ब्रांचेस हैं उनको छोड़कर जितनी भी ब्रांच है उनमें डीएनबी कोर्सेज आपको अवेलेबल हो सकते हैं। जैसे सर्जिकल ब्रांचेस जितनी भी आपको सभी में डीएनबी कोर्सेज मिल सकते हैं। आपको एमडी और एमएस में भी अच्छे कोर्सेज मिल सकते हैं। इवन एमएस जनरल सर्जरी, एमएस ऑर्थोपेडिक्स, ये सब आपको ब्रांचेस मिल सकती है। अगर हम बात करें 21,000 to 30,000 रैंक वाले बच्चों की, तो उनको डीएनबी कोर्सेज में क्लिनिकल ब्रांचेस मिल सकती है, जैसे ऑफ्थेल, ईएनटी। आपको इनमें डीएनबी आसानी से मिल सकती है किसी भी कॉलेज में और किसी भी हॉस्पिटल में। अगर आप डीएनबी कोर्सेज के बारे में सोच रहे हैं तो डीएनबी कोर्सेज में आपका हॉस्पिटल कौन सा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सर्जिकल ब्रांच ले रहे हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहां पे आपको हैंड्स ऑन कम मिल पाता है। अगर वहाँ हैंड्स ऑन कम होगा तो आपकी प्रैक्टिस कम होगी, वहाँ पे पेशेंट लोड कैसा है, ये सब जानकर आपको डीएनबी कोर्सेज ऑप्ट करना चाहिए। डीएनबी कोर्सेज को ऑप्ट करने से पहले एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि कितने बेडेड हॉस्पिटल है, क्योंकि इस पे निर्भर करेगा कि आप एसआरशिप कितने साल की करोगे। आप 1 साल की एसआरशिप करोगे या 2 साल की, वो 100 बेडेड है, 500 बेडेड है, 1000 बेडेड है, कितने बेडेड हॉस्पिटल में आप डीएनबी कोर्स कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। और इसमें पेशेंट लोड कैसा है, वर्कलोड कैसा है, ये जानना भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी रैंक 21,000 to 30,000 है, आपको 6 ईयर कोर्सेज भी डीएनबी में मिल सकते हैं, जैसे न्यूरोसर्जरी 6 ईयर कोर्स, सीटीबीएस 6 ईयर कोर्सेज। बट इसमें आपको पहले देखना होगा कि क्या मुझे सच में ये ब्रांच चाहिए। जैसे अगर आपने न्यूरोसर्जरी ऑप्ट की तो न्यूरोसर्जरी 6 साल का कोर्स है। अगर आप बनना ही न्यूरोसर्जन चाहते थे तो दिस इज वेरी गुड थिंग फॉर यू टू डू डीएनबी इन अ 6 ईयर कोर्स। बट अगर आपको ऐसा है कि आपको अभी थोड़ा कंफ्यूजन है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको जनरल सर्जरी पहले प्रेफरेंस में आपके रखना चाहिए। उसके बाद ड्यूरिंग 3 इयर्स आपका कई बार विचार बदल जाता है कि नहीं, मुझे इसमें एमसीएच नहीं करनी या मुझे ये सुपर स्पेशलिटी नहीं करनी है। तो अगर आपने मन बना लिया है कि मुझे इसी ब्रांच में जैसे सीटीवीएस में या न्यूरो सर्जरी में ही मुझे आगे बढ़ना है, अपना सुपर स्पेशलिटी करना है, तो आप डेफिनेटली किसी भी अच्छे कॉलेज में डीएनबी कोर्स ले सकते हैं। उनका स्टाइफन थोड़ा कम होता है जहां तक मुझे पता है, क्योंकि साउथ में हैदराबाद या वहाँ साउथ में ज़्यादा अवेलेबल है, पर उनका स्टाइफन थोड़ा कम होता है। अब मैं एक और बात करना चाहूंगा मेनली 11,000 to 30,000 रैंकर्स के लिए। अगर आप डीएनबी चूज कर रहे हैं तो उससे पहले आप एक ऑप्शन को जरूर देखिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस है जो नई ब्रांच आई है और ये आपको आसानी से मिल सकती है बिटवीन 11,000 to 30,000 रैंक, जो कि न्यू ब्रांचेस हैं और जो अभी धीरे धीरे अपने पोटेंशियल तक आ रही है। पर अभी उनका इतना अवेयरनेस नहीं है इंडिया में। जैसे मैं बात करूंगा फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, पीएमआर।
देन पैलिएटिव मेडिसिन, देन जेरियाट्रिक मेडिसिन, फैमिली मेडिसिन, ट्रॉपिकल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, रेडिएशन ओंकोलॉजी। तो इन सभी ब्रांचेस के बारे में आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आप अपने कलीग से पूछिए, आप कोई जो इसमें पीजी कर रहा है उनसे आप बात कीजिए और पूछिए, जो इनके रेजिडेंट्स हैं उनसे बात कीजिए कि असल में इस ब्रांच में है क्या, उन्होंने वो ब्रांच क्यों ली है। क्योंकि ये सारी जो ब्रांचेस के मैंने आपको नाम लिए हैं, ये प्योर क्लिनिकल ब्रांचेस है। अगर आप अभी क्या सिनेरियो है कि अगर किसी को क्लिनिकल ब्रांच नहीं मिल रही है, तो वो सीधा पैरा क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल ब्रांच में चला जाता है, क्योंकि उसको अवेयर ही नहीं है वो इस चीज के बारे में कि बहुत सारी ब्रांचेस ऐसी है जो वो ले सकता है या उसको काउंसलिंग में मिल सकती है। इसमें दो कारण होते हैं, या तो बच्चों को पता ही नहीं है कि ब्रांच है क्या, इस ब्रांच के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, बिकॉज एमबीबीएस करिकुलम में जिन ब्रांचेस का मैंने अभी नाम लिया, वो ब्रांचेस नहीं है एमबीबीएस करिकुलम में। आप उतना ओरिएंट नहीं होते इन ब्रांचेस को लेके, बट मैं ऐसा जरूर चाहूंगा कि आप इन सब ब्रांचेस के बारे में जानिए। हमारे इस चैनल पे भी माय ड्रीम ब्रांच करके एक न्यू वीडियो सीरीज हमने निकाली है, जिसमें सभी ब्रांच के जो स्पेशलिस्ट्स हैं उनके उनको हम पूछते हैं कि वो ब्रांच कैसी है और उसमें क्या होगा, फ्यूचर स्कोप क्या है, उनका अर्निंग कितना है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है। तो आप वो सीरीज जरूर देखिएगा, माय ड्रीम ब्रांच। इसी चीज की अवेयरनेस के लिए मैंने ये निकाली है वीडियो। तो ये प्योर क्लिनिकल ब्रांचेस हैं, ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली बहुत सारी चीजें ऐसी है, प्रोज एंड कॉन्स तो हर ब्रांच में होते हैं। मेडिसिन में भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, रेडियोलॉजी में भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, तो हर ब्रांच में होते हैं। पर आपको अगर क्लिनिकल आपका वो है और आपको ओपीडी बेसिस की चीजें देखनी है, आपको थोड़ा सर्जिकल में भी जाना है, तो आप इन सब ब्रांचेस के बारे में भी जान सकते हैं। जैसे पिछले कुछ सालों की सिनेरियोज के हिसाब से आपको पीएमआर, रेडिएशन ओंकोलॉजी, इमरजेंसी मेडिसिन, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, ये आफ्टर 11,000 रैंक आराम से मिल सकती है। और देन आपको आफ्टर 20,000 ऑल्सो आपको पीएमआर, पैलिएटिव मेडिसिन, देन ट्रॉपिकल मेडिसिन, जेरेट्रिक मेडिसिन, ये सब ब्रांचेस मिल सकती है। तो इनके बारे में आप सोच सकते हैं। फैमिली मेडिसिन आपको मिल सकती है आसानी से। मैं बात करूंगा 30,000 टू 50,000 रैंक वाले बच्चों की। इन बच्चों को पहली बात तो सभी नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस आपको मिल सकती है। आपको पैथोलॉजी से लेकर फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, ये सब ब्रांचेस आपको मिल सकती है। पैरा क्लिनिकल ब्रांचेस भी आपको मिल सकती है। आपको क्लिनिकल ब्रांचेस में आप इन ब्रांचेस की तरफ भी जा सकते हो, जैसे पीएमआर, पैलिएटिव मेडिसिन, जेरेट्रिक मेडिसिन, फैमिली मेडिसिन, रेस्पिरेटरी मेडिसिन। इनमें डीएनबी कोर्सेज भी होते हैं। पीएमआर में भी डीएनबी कोर्स होता है, रेस्पिरेटरी मेडिसिन में भी, इमरजेंसी मेडिसिन में भी, और इनमें डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं। तो ये जो 30,000 टू 50,000 रैंकर्स हैं, अगर आपको क्लिनिकल की तरफ ही जाना है, तो आपको आप डिप्लोमा और डीएनबी कोर्सेज ले सकते हैं। दूसरा, आप एमडी कोर्सेज भी कुछ जगह ले सकते हैं। ये अभी जो मैं सभी बात कर रहा हूँ, ये अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली आपको पता है कि रिजर्व कैटेगरी है, तो आपको इससे अच्छा ही मिलेगा कुछ ना कुछ। पर मैं अभी अनरिजर्व वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो आप इसमें डिप्लोमा कर सकते हैं, आप डिप्लोमा पीडियाट्रिक्स कर सकते हैं, आप डिप्लोमा रेडियोलॉजी कर सकते हैं, रेडियो डायग्नोसिस में डिप्लोमा कर सकते हैं, आप डीएनबी कोर्सेज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि डिप्लोमा कोर्सेज, डीएनबी कोर्सेज एंड एमडीएमएस कोर्सेज में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। तो इसको मैं एक बार थोड़ा समराइज कर देता हूँ आपके लिए कि क्या है। डिप्लोमा देखिए 2 इयर्स का कोर्स होता है डिप्लोमा, जिसमें आपकी कोई थीसिस नहीं होती। आपका एग्ज़ाम होता है लास्ट में और आपको डिप्लोमा की डिग्री मिल जाती है। ओनली 2 ईयर कोर्स। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, तो उसके बाद आप सेकेंडरी डीएनबी कर सकते हैं, है ना? प्राइमरी तो डिप्लोमा हो गया, उसके बाद आप सेकेंडरी डीएनबी करते हैं। डीएनबी 2 तरह की होती है, एक प्राइमरी डीएनबी होती है और एक सेकेंडरी डीएनबी होती है। प्राइमरी डीएनबी में 3 ईयर कोर्स होता है, प्राइमरी डीएनबी, जिसमें आपको सेम जो पीजी रेजिडेंसी होती है उसकी तरह चलता है, एमडी-एमएस की तरह चलता है, और फ्यूचर स्कोप भी लगभग सेम ही है। उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। बस आपको एसआरशिप 1 या 2 साल की करनी पड़ सकती है अकॉर्डिंग टू योर हॉस्पिटल। तो डिप्लोमा कोर्स समझ लिया आपने, पीडियाट्रिक्स में डिप्लोमा किया। आपने अच्छे इंस्टीट्यूट से पीडियाट्रिक्स में डिप्लोमा किया 2 साल का। उसके बाद आप सेकेंडरी डीएनबी का एग्ज़ाम दे देते हैं। आफ्टर दैट एग्ज़ाम अगर आप उसको पास कर लेते हैं, तो आप सेकेंडरी डीएनबी 2 साल की होती है, तो टोटल 4 साल का हो गया। 2 साल डिप्लोमा और 2 साल सेकेंडरी डीएनबी। तो आपको एक पीजी डिग्री मिल जाएगी। आप उसके बाद वो सब कुछ कर पाएँगे जो एक डीएनबी, प्राइमरी डीएनबी कोर्सेज़ के बच्चे कर सकते हैं, या फिर एमडीएमएस के जो स्टूडेंट्स हैं वो कर सकते हैं। आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएँगे आफ्टर योर डिप्लोमा ऑल्सो, है ना? तो ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा कर लिया तो हमें सिर्फ़ मतलब पेरिफेरी में काम करना पड़ेगा, या फिर हम मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकते, तो ऐसा नहीं है। आप मेडिकल कॉलेज में भी जा सकते हैं, आप अच्छा काम भी कर सकते हैं इसमें, और आप प्रोफ़ेसर भी बन सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको एसआरशिप डेफ़िनेटली वापस करनी पड़ेगी। इसका बस थोड़ा-सा एक लॉन्ग रूट हो जाता है। तो उस लॉन्ग रूट को अगर आप ये कर सकते हैं, तो आप डेफ़िनेटली डिप्लोमा कोर्सेज़ ले सकते हैं। ये 50,000 रैंक तक आपको कुछ ब्रांचेज़ में डिप्लोमा मिल सकते हैं, और ईएनटी ऑप्था में भी डिप्लोमा होते हैं, देन ऑब्स गायनी में डिप्लोमा होता है, पीडियाट्रिक्स में डिप्लोमा होता है, रेडियोलॉजी में डिप्लोमा होता है।
तो इन सभी ब्रांचेस को आप ऑप्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा बिलो 50,000 रैंक की। 50,000 टू 1 लाख रैंक वाले जो बच्चे हैं और जो चाहते हैं इस बार हमें लेना है, तो अगर आप देखो रिजर्व्ड है, रिजर्व कैटेगरी में है, तो डेफिनेटली आपको अच्छी क्लिनिकल ब्रांच मिल सकती है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं, तब भी आपको कुछ डीएनबी कोर्सेज की ब्रांच मिल सकती है जैसे, पर आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। अगर आपको क्लिनिकल ब्रांच ही चाहिए, देखिए ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग में ऐसा है कि सिर्फ जो अच्छी रैंक आई है तो अच्छा कॉलेज और अच्छी ब्रांच में मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आपको काउंसलिंग अच्छे से करनी आ गई, आप अच्छे से उसको टैकल कर रहे हो, तो आपको कम रैंक पे भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो 50,000 टू 1 लाख के जो बच्चे हैं, उनको मैं कहूँगा कि अच्छी नॉन क्लिनिकल ब्रांचेज़ एंड पैरा क्लिनिकल ब्रांचेज़ मिल सकती है और फ्यूचर स्कोप बहुत ज़्यादा है क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। अभी वापस 75,000 सीट्स आने वाली है नेक्स्ट ईयर एमबीबीएस की। तो आप प्रोफ़ेसर, एसोसिएट प्रोफ़ेसर वाला जो एचओडी वाली लाइन है, ये पूरा आप ले सकते हैं। जैसे राजस्थान में आप आरपीएससी के थ्रू जा सकते हैं और मतलब सभी ब्रांचेज़ को ऑप्ट कर सकते हैं। तो आप नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस की तरफ जा सकते हैं और नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में आपको वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा मिलेगा, सैलरी भी बहुत अच्छी मिलेगी और आजकल ऐसा नहीं है कि जो अच्छी ब्रांच ले रहा है या कुछ ले रहा है तो वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा इनकम हो रही है, ऐसा है। तो आजकल थोड़ा ये सिनेरियो कम हो चुका है। आप भी जानते होंगे गवर्नमेंट ने इतनी सारी स्कीम्स चालू कर दी है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स के तहत वो चीज़ें आती है, जैसे आरजीएचएस है, आयुष्मान भारत है। तो इन सब स्कीम्स में काफ़ी चीज़ें आती हैं, तो जैसे कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर है, तो अगर वो जनरल मेडिसिन में है या फिर एनाटॉमी में प्रोफ़ेसर है, तो उसको सेम सैलरी मिलेगी, राइट? तो ऐसा नहीं है कि आप पैसा कम कमा पाएँगे या ऐसा कुछ है। आप और आपको ज़िंदगी जीने का भी मौका मिलेगा क्योंकि वर्क लाइफ़ बैलेंस तो फुल होता ही है नॉन क्लिनिकल ब्रांचेज़ में। फिर फार्माकोलॉजी है, तो फार्माकोलॉजी में फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ आप जॉइन कर सकते हैं। आप खुद का बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको खुद का कुछ बिज़नेस सेटअप करना है, पैथोलॉजी में आप कर सकते हैं, फार्माकोलॉजी में कर सकते हैं। देन अगर आप एनाट, फिजियो, बायोकेम लेते हैं, बायोकेम लेते हैं या फिर लैब मेडिसिन आप लेते हैं, तो बायोकेम, लैब मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी इनमें आप खुद का लैब खोल सकते हैं। पैथोलॉजी में भी आप खुद का लैब खोल सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारे स्कोप हैं, ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है। तो आप इन सब ब्रांचेज़ को ऑप्ट कर सकते हैं। फिर आपको फोरेंसिक मेडिसिन मिल सकता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर वाले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको मिल सकते हैं। और आप उन्हें ऑप्ट कर सकते हैं और एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस मिलेगा, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो। बाकी अगर आपको में पोटेंशियल है, आप चाहते हैं कि मैं और अच्छी रैंक लाऊँ, तो डेफ़िनिटली आप ला सकते हैं क्योंकि आप यहाँ तक भी आए हैं। क्योंकि कितने लाखों बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और अब कॉम्पिटिशन तो वैसे भी डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स ऐसे देखे हैं। मेरा एक फ्रेंड था जिसकी 70,000 रैंक थी और उसने इतनी मेहनत की और उसकी लगभग 600 समथिंग रैंक ऑल इंडिया बनी। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि इट इज़ इम्पॉसिबल। इट इज़ पॉसिबल, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे सभी कमेंट्स का रिप्लाई देने का। थैंक यू सो मच और आगे काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें मेडिकली अनस्क्रिप्टेड।